गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की क्लास में स्वागत है आपका। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह है प्रमुख मुद्रामान। इसके हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने स्वर्णमान के बारे में, स्वर्णमान के पतन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कि स्वर्णमान के पतन के बाद में क्या परिस्थितियाँ रही, मौद्रिक मान विश्व का किस तरीके से रहा, और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या स्वर्णमान का भविष्य ऐसा है कि इसकी वापस से पुनर्स्थापना की जा सकती है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप द्वितीय विश्व युद्ध जो कि स्टार्ट हुआ था 1939 से ये स्टार्ट हुआ था। 1944 के लगभग ये चला था द्वितीय विश्व युद्ध, और इस विश्व युद्ध के पश्चात सभी राष्ट्रों के बीच में एक ऐसी मौद्रिक मान की स्थापना करने की इच्छा जागी जिसमें आंतरिक स्थायित्व भी हो सके ऐसे मौद्रिक मान में, और विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व भी हो सके, माने ये दोहरे गुण इनके अंदर सम्मिलित हो सके। इस तरीके के मुद्रामान की विश्व के विभिन्न देशों के बीच में खोज होने लगी। स्वर्णमान में विनिमय दर की स्थिरता के लिए आंतरिक मूल्य स्थिरता की बलि देनी होती है, जो कि हमने लास्ट पढ़ा ही था कि स्वर्णमान का पतन क्यों हुआ है। इसमें हमने देखा ही कि आंतरिक मूल्य स्थिरता की बलि देनी होती है, जबकि पत्र मुद्रामान में आंतरिक मूल्य और विनिमय दर में स्थायित्व का सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। अतः इंग्लैंड के प्रोफेसर किन्स और अमेरिका के प्रोफेसर वाइट ने क्रमशः टीनीजियन प्लान और वाइट प्लान प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप 1944 में ब्रिटेन के वुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। IMF की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ 1944 में। ठीक है, इससे स्थापना में एक नई मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ जिसे स्वर्ण समता मान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना से यानी IMF की स्थापना में एक नई मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ जिसे स्वर्ण समता मान की संज्ञा दी जाती है, जिसके अंतर्गत विनिमय दर में स्थायित्व एवं आंतरिक मूल्य में स्थिरता के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति एवं समन्वय संभव बना दिया। अब स्वर्ण नवीन प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय लेखे की इकाई का काम करता है। आपको ध्यान हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जो लेखे की इकाई है, ठीक है, जिसमें इसका लेखा अकाउंट रखा जाता है, उस लेखे की इकाई को या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम मुद्रा को जो नाम दिया जाता है वो नाम है SDR। ठीक है, ये ध्यान रखिए, SDR नाम है। इसके अंतर्गत ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय IMF के जितने भी लेखे होते हैं वो इस रूप में रखे जाते हैं। ये आप इसको IMF की मुद्रा भी कह सकते हैं, जिसे हम स्वर्ण समता मान की संज्ञा भी देते हैं। इसमें दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होने लगी, एक तो विनिमय दर में स्थायित्व में भी होने लग गया, और दूसरा आप इसमें स्थायित्व भी इसमें होने लगा, यानी दोहरे उद्देश्य की पूर्ति संभव हो पाई। यद्यपि इस प्रणाली में यानी स्वर्ण समता मान वाली प्रणाली में स्वर्ण को उतना महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ जितना स्वर्ण मान में प्राप्त था, फिर भी यह स्वर्ण मान का अवशेष कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसे स्वर्ण मान का अवशेष कहा जाता है, क्योंकि इसमें अभी भी गोल्ड के रूप में आप अपने लेखे को रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्वर्णमान की पुनर्स्थापना की संभावना एवं भविष्य। क्या स्वर्णमान वापस से स्थापित हो सकता है, कैसे अपनाया जा सकता है? अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें बात पता चलती है कि स्वर्णमान की सफलता के लिए 8 मूल तत्व होने चाहिए, है ना, और वह कौन कौन से हैं? विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा इसे किसी न किसी रूप में अपनाया जाना। नेक्स्ट, स्वर्ण कोषों की पर्याप्तता एवं उसका न्यायपूर्ण वितरण। नेक्स्ट, स्वतंत्र व्यापार नीति का अनुसरण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, स्वर्णमान नियमों का कठोरता से पालन। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रों में मौद्रिक सहयोग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण भार की न्यूनता। नेक्स्ट, लोचपूर्ण अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, राजनीतिक स्थिरता एवं शांति। जो कि ये सभी पॉइंट वही हैं जो इसके पतन के पॉइंट हैं, उन्हीं को इनमें कन्वर्ट करके आप इसकी सफलता के पॉइंट बता सकते हैं। अगर इन मूल तत्वों के संदर्भ में हम वर्तमान परिस्थितियों को जांच करें तो ये स्पष्ट होता है कि पुराने ढंग से स्वर्णमान की पुनर्स्थापना की संभावनाएं अति धूमिल है।
ठीक है। अगर हम इन पॉइंट्स को देखकर और आधुनिक समय का हम राजनीतिक और मौद्रिक व्यवस्था को देखें, आज के समय की जो परिस्थितियों को हम अगर देखें तो हम पाएंगे कि इसकी स्थापना की संभावना धूमिल है या बहुत कम है। स्वर्णमान की पुनः स्थापना का विचार व्यवहारिकता से बहुत दूर है और इसकी पुष्टि निम्न कारणों से होती है। जैसे पहला पॉइंट, स्वर्ण कोशों की अपर्याप्त पूर्ति। एक्चुअली में क्या है कि जैसे जैसे मुद्रा की मांग बढ़ती है, उस मुद्रा की मांग के अकॉर्डिंग स्वर्ण कोशों की पूर्ति करना मुश्किल है। ठीक है ना। अगर उनकी पूर्ति नहीं हो सकेगी तो आप उन मुद्रा की बढ़ती हुई मांग के अनुसार आप मुद्रा की सप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं होने से इसकी पुनः स्थापना की कल्पना निराधार है। नेक्स्ट है स्वर्ण का असमान वितरण। लास्ट हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अमेरिका और फ्रांस के पास में 80% कुल स्वर्ण कोशों का 80% जमा हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। तो ऐसी स्थिति में कुछ राष्ट्र तो धनी हो गए और कुछ राष्ट्रों के पास में स्वर्ण की अत्यंत कमी होने की वजह से वह निर्धन हो गए। तो स्वर्ण का वितरण क्या हो गया, असमान हो गया। नेक्स्ट है स्वर्णमान के नियमों का पालन संभव नहीं लगता क्योंकि सभी राष्ट्रों में कट्टर राष्ट्रीयवाद की भावना घर कर गई है। अतः विदेशी व्यापार पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध, मौद्रिक नीति में कठोरता आदि ऐसे तत्व हैं जिनके कारण स्वर्ण नियमों की अवहेलना हो रही है। नेक्स्ट है विकासशील एवं गरीब राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त। चूँकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि विकासशील राष्ट्रों के लिए स्वर्ण को धातु मुद्रा के रूप में उपयोग लेना एक तरीके से उनके स्वर्ण का अन्य किसी और उपयोग में लेना मुश्किल बना देता है। तो ऐसी स्थिति में ये विकासशील गरीब राष्ट्रों के लिए तो एक अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है अनेक राष्ट्रों का स्वर्णमान एक साथ अपनाना काल्पनिक है क्योंकि अनेक गरीब राष्ट्र इसे अपना नहीं सकते। स्वर्ण की कुल पूर्ति इतनी कम है कि समस्त राष्ट्रों की मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्थाओं में लोचता का अभाव। आजकल विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में पूर्ण लोच का अभाव है जबकि स्वर्णमान की सफलता लोचपूर्ण अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट राजनीतिक अस्थिरता एवं अशांति। आज वैसे भी विश्व को देखा जाए तो ये दो राजनीतिक गुटों में बट गया है और आपस में इनमें घृणा, अविश्वास और द्वेषता का वातावरण व्याप्त है। स्वर्णमान में एक देश का आर्थिक संकट आसानी से दूसरे में घुस जाता है। कोई राष्ट्र इस जोखिम को उठाना नहीं चाहता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऋण भार की वृद्धि। आज विश्व के अनेक राष्ट्र ऋण भार से दबे हुए हैं तथा विकासशील राष्ट्रों की दीर्घकालीन ऋणों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में स्वर्णमान का बंधन दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान तथा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। अतः कोई भी देश स्वर्णमान अपनाकर अपने गले में फांसी का फंदा नहीं डालना चाहता। नेक्स्ट है आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व की प्रधानता। आज विश्व के प्राय सभी राष्ट्र विनिमय दर में स्थायित्व की अपेक्षा आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व पर अधिक बल देते हैं। अतः स्वर्णमान के कारण इस चीज़ आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं कि इनके आधार पे हम देखते हैं कि क्या वर्तमान परिस्थिति में स्वर्णमान को अपनाया जा सकता है। तो ये संभावनाएं हमें बहुत कम लगती हैं। ठीक है। स्वर्णमान की अगर भविष्य की बात करें तो इसकी पुनर्स्थापना का प्रश्न तो दूर रहा। आगामी वर्षों में किसी भी महंगी बेरोजगारता तथा विकास में बाधक मुद्रामान की कल्पना करना उचित नहीं प्रतीत होता है। IMF के तत्वाधान में जिस नवीन पद्धति स्वर्ण समता मान की स्थापना हुई उसी दिशा में सुधार लाना अधिक उपयुक्त लगता है। ठीक है। तो ये हमने स्वर्णमान का आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम रजतमान के बारे में भी पढ़ लेते हैं। रजतमान क्या है? ये धातुमान का ही दूसरा रूप है रजतमान। जैसे कि हमने पहले स्वर्णमान पढ़ा, ये रजतमान में क्या होता है कि ये चांदी मान है और इसको ये वह मौद्रिक मान है जिससे चांदी के प्रमाणित सिक्के प्रचलन में रहते हैं। उनमें चांदी की मात्रा एवं शुद्धता विधान द्वारा निश्चित होती है। चांदी के सिक्के असीमित विधिग्राह होते हैं। उनका आंतरिक एवं बाहरी मूल्य बराबर होता है। सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र होती है। इस मान में चांदी के आयात निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार अपरिमित मात्रा में रजत के खरीदने बेचने के लिए उत्तरदायी होती है। रजत मान और स्वर्ण मान के नियमों, कार्यप्रणाली और गुण दोषों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जैसे हम पहले वहाँ पर गोल्ड की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर सिल्वर की बात हो रही है। मैंने सिल्वर के अंदर आप अपने कॉइन्स बनाएंगे। सिल्वर को ही आप क्या है उसका स्वतंत्र रूप से टकसाल के अंदर जाके सिक्के के रूप में ले सकते हैं सिल्वर को। ठीक है। और इसमें आगे है मुख्य बात यही है कि स्वर्ण के मूल्यों में उतार चढ़ाव कम होते हैं जबकि चांदी के मूल्यों में उच्चावचन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण रजतमान मुद्रा की आंतरिक एवं बाहरी कीमतों में स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक स्थिरता पाई जाती है। ध्यान रखिए स्थिरता किसमें है ज़्यादा? स्वर्णमान में।
रजतमान स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक मितव्ययितापूर्ण एवं लोचदार होते हुए भी मूल्यों की अस्थिरता के कारण, इसके अगर गुणों की बात करें रजतमान की स्वर्णमान की अपेक्षा, तो ये अधिक मितव्ययितापूर्ण है। पहला पॉइंट, लोचदार भी है, लेकिन अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसके अंतर्गत मूल्यों की अस्थिरता होती है, इस वजह से इसे अपनाया नहीं गया है। ठीक है, फिर भी कुछ राष्ट्रों द्वारा इसे अपनाया गया है। अगर हम रजतमान की बात करें तो भारत और चीन में काफ़ी समय तक ये रजतमान प्रचलित रहा। 19वीं शताब्दी अपनाया भी और त्याग भी दिया। भारत में रजतमान की अगर अवधि की बात करें तो ये अवधि रही है 1833 से 1893 तक की अवधि। चांदी का रुपया प्रमुख सिक्का था, इसका टंकन स्वतंत्र रहता था। ठीक है, और इसमें शुद्धता की ये बात इसमें आई हुई है। 1874 तक रजतमान सुचारू रूप से चलता रहा, पर 1870 से ही रजत के मूल्यों में गिरावट आ गई। मैक्सिको में चांदी की नई खानों की खोज तथा अनेक देशों द्वारा रजतमान का त्याग कर स्वर्णमान या दे धातुमान अपनाने के कारण रजत की पूर्ति में वृद्धि हो गई थी। रजत मुद्रा की पूर्ति से मूल्यों में वृद्धि हुई और भारत का भुगतान संतुलन विपक्ष में हो गया तथा होम चार्जेस के कारण बजट में घाटा आदि से हर्षल कमेटी, ठीक है, हर्षल कमेटी की सिफारिशों में रजतमान को 1893 में त्याग कर स्वर्ण विनिमय मान अपनाया गया। इसी प्रकार चीन में भी 1935 तक रजतमान चला। इस प्रकार रजतमान के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से रजतमान आया और कितने टाइम तक रहा और इसके बाद में कब ये त्याग दिया गया। ठीक है, तो आज हमारा स्वर्णमान और रजतमान वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।